बच्चों यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो दो पार्टिकल्स के मासेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और उनके बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है समान अनुपाती होना। अगर मैं m को डबल करती हूँ तो f भी डबल हो जाएगा, अगर मैं m को हाफ करती हूँ तो f भी हाफ हो जाएगा। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है व्युत्क्रमानुपाती। अगर मैं r को इंक्रीज करती हूँ तो f की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज। अब हम क्या करते हैं, दोनों इक्वेशंस को कंबाइन कर देते हैं तो हमारे पास आ गया f इज प्रोपोर्शनल टू m1 m2 बाय r स्क्वायर। अब हमने इसको इक्वेशन के रूप में लिख लिया तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आ गया, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, जिसको आप कहते हो समान अनुपातिकता का स्थिरांक। तो यहाँ g का नाम क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, मतलब सार्वत्रिक स्थिरांक। इसकी वैल्यू है 6.67 इंटू 10 रेज टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। तो ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है दो बॉडीज के बीच में जब भी एग्जिस्ट करेगा वो पेयर के रूप में एग्जिस्ट करेगा, एक्शन और रिएक्शन, क्रिया और प्रतिक्रिया बल। अगर एक पार्टिकल दूसरे को फोर्स लगा रहा है तो दूसरा भी क्या करेगा, फर्स्ट को फोर्स जरूर लगाएगा। तो वो दोनों फोर्सेस जो हैं वो हमेशा इक्वल इन मैग्नीट्यूड रहेंगे लेकिन अपोजिट इन डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड में इक्वल है तो F12 के बीच में इक्वल साइन आ गया, फिर लिख दिया F21, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है इसलिए माइनस का साइन आ गया और इसको एक वेक्टर के रूप में हमने शो कर दिया। वेक्टर्स आगे हमने पढ़ने हैं सेकेंड यूनिट में तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ये फोर्सेस जो है दोनों मैग्नीट्यूड में तो इक्वल है लेकिन डायरेक्शन में अपोजिट है। जैसे 9th क्लास में आप न्यूटन का थर्ड लॉ पढ़ के आए हो, उसमें भी हम कुछ ऐसी ही बात करते थे। तो ये जो फोर्स है, अगर हम केवल अर्थ और ऑब्जेक्ट में बात करें, अभी तो हम कह रहे हैं कि यूनिवर्स में कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स हैं तो उनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, लेकिन अगर मेरे पास एक ऑब्जेक्ट अर्थ है और दूसरी कोई भी बॉडी हो सकती है यूनिवर्स की, तो उनके बीच के फोर्स को हम कहते हैं ग्रेविटी, फोर्स ऑफ ग्रेविटी और सिंपल ग्रेविटी। ग्रेविटी को आप हिंदी में कहते हैं गुरुत्व। तो इसका मतलब जो ग्रेविटी है वो ग्रेविटेशनल फोर्स का ही एक स्पेशल केस है। अब हम बात करते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स के एग्जाम्पल्स कहाँ कहाँ देखने को मिलता है। ग्रेविटेशनल फोर्स, जितने भी प्लैनेट्स हैं वो सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं, कौन से फोर्स के कारण, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। हम पृथ्वी के ऊपर चल पा रहे हैं, उसका भी कारण क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स। टाइड्स इन ओशियंस आर ऑब्जर्व ड्यू टू दिस फोर्स। जो ओशियन में हम टाइड्स की ऑब्जर्वेशन करते हैं उसका रीजन भी क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल। जितने भी उपग्रह हैं, सैटेलाइट्स हैं, वो अर्थ के चारों तरफ मूव कर रहे हैं, वो भी इसी बल के कारण गति में है। अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स की क्या क्या विशेषताएं हैं। ये एक सेंट्रल फोर्स है, मतलब केंद्रीय बल है। जो दो ऑब्जेक्ट्स के बीच का बल है वो हमेशा उनको मिलाने वाली लाइन के ऊपर ही काम करेगा। ये हमेशा आकर्षण बल के रूप में होता है, मींस दो ऑब्जेक्ट्स हमेशा ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द इंटरवीनिंग मीडियम। कहने का मतलब है कि दो पार्टिकल्स को अगर मैं एयर में रख दूं या दोनों को कांच में रख दूं या पानी में रख दूं तो उनका माध्यम बदल गया, लेकिन माध्यम के बदलने का बल के ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये संसार का या प्रकृति का सबसे वीकेस्ट फोर्स है, सबसे कमजोर बल है। इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द प्रेजेंस ऑफ अदर ऑब्जेक्ट्स। अगर दो ऑब्जेक्ट्स के बीच का फोर्स निकाल रहे हो, तीसरा चौथा पांचवा ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये कंजर्वेटिव फोर्स है। कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब होता है वर्क डन बाय द फोर्स और वर्क डन अगेंस्ट द फोर्स। डज नॉट डिपेंड अपॉन द पाथ। रास्ते के ऊपर बल का कार्य निर्भर नहीं करता, बट इट डिपेंड्स अपॉन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, कि आप वस्तु को प्रारंभिक बिंदु कौन सा है, कहां से कहां तक लेके जा रहे हो। मान लो हमने नीचे से ऊपर जाना है,
25 मीटर की ऊंचाई पर जाना है, तो चाहे आप सीढ़ियों से जाओ, लिफ्ट से जाओ या रैंप से जाओ, अगर ऊंचाई की वैल्यू सेम है तो वर्क डन क्या रहेगा, सेम। अगर वर्क डन सेम रहता है तो हम कौन सा फोर्स कहेंगे वहां पर, कंजर्वेटिव फोर्स। इट इज अ लॉन्ग रेंज फोर्स, ये लंबी दूरी के ऊपर काम करने वाला बल है। तो इस तरह से हमने ग्रेविटेशनल फोर्स को कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट हमारा फोर्स है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ये एक तरह से दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक, लेकिन इस पोर्शन में हम केवल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की ही बात कर रहे हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो फोर्स है वो अट्रैक्टिव फॉर्म में भी हो सकता है, रिपल्सिव फॉर्म में भी हो सकता है, मतलब आकर्षण बल के रूप में भी हो सकता है या प्रतिकर्षण बल के रूप में। और किसके बीच में होता है ये फोर्स, दो चार्ज पार्टिकल्स के बीच में, और वो दो चार्ज पार्टिकल किस अवस्था में होने चाहिए, रेस्ट पोजीशन, मतलब विराम अवस्था। चार्ज पार्टिकल का मतलब आवेश युक्त कण, जैसे होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन, जिसके ऊपर भी आवेश हो, जितने आयंस हैं, पॉजिटिव आयंस या नेगेटिव आयंस, वो सारे किस में आते हैं, चार्ज पार्टिकल्स में। तो हमने जो दो चार्ज पार्टिकल्स ले लिए, चार्ज का सिंबल होता है Q, तो हमने एक के चार्ज को Q1 कह दिया और दूसरे के चार्ज को Q2, और R क्या हो गया, दोनों के बीच का डिस्टेंस। तो उनके बीच का जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस ऑफ टू पार्टिकल्स, दैट मींस F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 into Q2। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब हम दोनों इक्वेशंस को कंबाइन कर देते हैं, तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। तो हमारा कंप्लीट फॉर्मूला क्या आ गया, F इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। जो यहाँ K है वो कांस्टेंट है और इसकी वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। वैल्यू न्यूमेरिकल वैल्यू देखें तो 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो ये कंप्लीट फॉर्मूला आ गया जब हमने K की वैल्यू पुट की। ये कूलम ने दिया था फोर्स, तो इसीलिए इसका जो फॉर्मूला आया उसको हम कह सकते हैं कि कूलम्स फोर्स है ये। +2 में इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। ये फोर्स भी हमेशा पेयर में एग्जिस्ट करता है, मतलब एक्शन एंड रिएक्शन, इक्वल एंड अपोजिट। दैट मीन्स अगर Q1 Q2 को फोर्स लगाया तो Q2 भी Q1 को उतना ही फोर्स लगाएगा, लेकिन लगाएगा अपोजिट डायरेक्शन में, विपरीत दिशा में। जैसे न्यूटन की गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया और प्रतिक्रिया बल मान में समान होते हैं लेकिन दिशाओं में विपरीत, वही हिसाब यहाँ पे भी रहेगा। इसके एग्जाम्पल्स करते हैं हम। आपको पता ही होगा, आपने बहुत बार पढ़ा होगा कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगाते रहते हैं, तो उनके बीच में कौन सा बल काम करता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। एटम्स हैं, अलग अलग एटम्स कंबाइन होके मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, मतलब परमाणु मिलकर अणु बनाते हैं, तो वो भी किस बल के कारण, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण। जो आपके अणु है वो मिलकर पदार्थ बनाते हैं, जो पदार्थ ठोस हो, द्रव हो या गैस हो, तो वहां भी कौन सा बल काम करता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब हम बात करते हैं इनकी प्रॉपर्टीज की, विशेषताओं की। इट इज अ सेंट्रल फोर्स, ये भी केंद्रीय बल है। ये भी कंजर्वेटिव फोर्स है ग्रेविटेशनल की तरह। ये माध्यम की प्रकृति के ऊपर निर्भर करता है। कहने का मतलब दो चार्ज पार्टिकल को एयर में रखो तो फोर्स अलग होगा, अगर उन्हीं चार्ज पार्टिकल को उठा के मैं पानी में रख दूं, ग्लास में रख दूं, मैंने माध्यम चेंज कर दिया तो उनके बीच का फोर्स भी चेंज हो जाएगा। इट डजंट डिपेंड अपॉन द प्रेजेंस ऑफ अदर चार्ज पार्टिकल, अदर चार्ज पार्टिकल की प्रेजेंस के ऊपर ये निर्भर नहीं करता। दो चार्ज पार्टिकल के बीच का फोर्स निकाल रहे हैं हम, अगर कोई और चार्ज पार्टिकल उनके आसपास रखा है या नहीं रखा, इट डजंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये अट्रैक्टिव फॉर्म में भी हो सकता है, रिपल्सिव मतलब आकर्षण के रूप में भी हो सकता है, और प्रतिकर्षण। आपको पता होगा कि जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस हैं तो वो तो अट्रैक्ट करते हैं। अगर दोनों ही मैंने चार्जेस पॉजिटिव ले लिए या दोनों ही नेगेटिव ले लिए तो उनके बीच में कौन सा बल होता है, रिपल्सिव मतलब प्रतिकर्षण बल, वो एक दूसरे को दूर धकेलेंगे। It is 10⁻36 times stronger than the gravitational force। ये बल जो है वो गुरुत्वाकर्षण की तुलना में 10 की शक्ति 36 गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो काफी स्ट्रॉन्ग फोर्स है ये।
ये भी लॉन्ग रेंज है, लंबी दूरियों के ऊपर काम कर सकता है। इट ओबेज इनवर्स स्केयर लॉ, इसका मतलब होता है कि हमारे फोर्स के फॉर्मूले में नीचे आर स्केयर आ रहा था ना, तो उसी को हम कहते हैं कि ये इनवर्स स्केयर लॉ को फॉलो करता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्केयर ऑफ डिस्टेंस। अब आ गया अपना तीसरा फोर्स, तीसरा है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। आपको पता है कि नाभिक के अंदर तो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं, बहुत सारे प्रोटॉन्स और बहुत सारे न्यूट्रॉन्स एक छोटे से स्मॉल स्पेस में होते हैं, क्योंकि नाभिक का आकार आपके परमाणु के आकार में बहुत छोटा होता है। और वहां पर प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में, प्रोटॉन न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में जो भी अट्रैक्टिव फोर्स होता है नाभिक के अंदर, उसी को हम क्या कहते हैं? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स।